कैसे दोस्तों? So in last lecture we have just done the acidic characters of the phenol and then we have also seen the preparation of phenol, mainly 4 methods से आप लोगों ने लर्न कर दी होगी अच्छी तरह से. So आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बाद रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के लिए. उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि आप जब लिखते हैं रिएक्शंस तो उस केस के अंदर कुछ गलतियाँ आपसे हो जाती है या फिर आपको लिखने में यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है. तो ऐसे केस के अंदर हमें क्या करें तो वो समझ में नहीं आता. तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हम रिएक्शन या फिर कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं. जैसे मैं यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ठीक है. तो व्हेन आई एम जस्ट ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि फिनॉल की रिंग इस तरह से ड्रॉ करनी है कि पहले आप एक इस तरह से बनाएं, दूसरा आप इस तरह से बनाएं, एंड देन आफ्टर बीच में बड़ा सा एक सर्कल करें. छोटा सा सर्कल करेंगे तो भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन करनी है एंड लाइन करने के बाद ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए इस तरह से, ठीक है. ये जो लाइन है एंड ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए. जैसे यहाँ पे मैं Cl कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे Cl इस तरह से कनेक्ट करूंगा. COOH कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से COOH कनेक्ट करूंगा, राइट. अगर आप इस तरह से फॉलो नहीं करते हैं तो स्ट्रक्चर गलत हो जाते हैं. जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ स्ट्रक्चर्स तो इस तरह से होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है. दिस इज टोटली रॉन्ग मैटर, राइट. तो इस तरह से हमको नहीं करना है. कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी ड्रॉ करते हैं इस तरह से, मतलब बॉन्ड इज नॉट कंफ्यूज्ड. बॉन्ड यहाँ पे कंफ्यूज है, इस तरह से बताते हैं कि O के साथ भी है, H के साथ भी. ऐसा नहीं करना है, ठीक है. वैसे यहाँ पे जब स्ट्रक्चर लिखते हैं देन CH3CH एंड देन आफ्टर डबल बॉन्ड करके CH3 लिख देते हैं, तो ये तो बात गलत है. रीजन कुछ नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड थोड़ी ना आएंगे. मानो कि डबल बॉन्ड आएंगे तो फिर यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट नहीं है. यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5 हो गई, तो इसको सही इस तरह से लिखे आप कि यहाँ पे CH2 होना चाहिए. कुछ स्ट्रक्चर्स मैं देखता हूँ किस तरह से होता है, तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया एंड देन आफ्टर यहाँ पे Br कर दिया और इस तरह से, तो ये भी गलत है. कुछ लोग तो रिंग ही गलत बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं रिंग, जो यहाँ पे इस तरह से एंड देन आफ्टर ऐसे, फिर यहाँ पे गलती होगी तो इस तरह से ज्वाइन भी कर दिया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है. ये सही है, ये बिल्कुल सही है एंड ये बिल्कुल सही है. तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर लिखे. फिनॉल है या फिर कोई भी एरोमेटिक रिंग है, आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है. कोई बात नहीं, गलती होती है फिर भी आप करेक्शन कर ले. अगर नहीं गलती होती है तो यहाँ पे मैच कर ले, क्या सही है क्या गलत है वो हमको पता होना चाहिए. तो चलते हम रिएक्शंस के ऊपर. केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. अब ये जो फिनॉल है उस केस के अंदर हम किस तरह से स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, तो OH पार्ट एंड बेंजीन रिंग. तो OH वाला पार्ट जो है उसका रिएक्शन पहले कंसीडर करना है एंड देन आफ्टर ये जो बेंजीन रिंग है उसका रिएक्शन कंसीडर करना है. रिएक्शन ऑब्वियसली हम मेमोरी मैप से ही देखते हैं. चलिए मेमोरी मैप के ऊपर चलते हैं. लेट्स सी. सो रिएक्शन ऑफ फिनॉल का यहाँ पे मेमोरी मैप मैंने बताया हुआ है. रिएक्शन यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है. देखिए बेंजीन रिंग एंड OH ग्रुप इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, राइट. तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन हो रहा है कि पहले मैंने पार्ट लिए हुए हैं रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, मतलब ये वाला पार्ट. अगर इसको पूरा बिल्डिंग माने तो ये छत है और बेंजीन रिंग जो है वो पूरा बिल्डिंग. तो पहले छत के रिएक्शन, उसके बाद बिल्डिंग के रिएक्शन. इजी. सो रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप के, जिसके अंदर हम OH ग्रुप के रिएक्शन पढ़ेंगे. A B C एंड D भी है दोस्तों, बहुत सारा रिएक्शन है. नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग, मतलब कि बिल्डिंग के रिएक्शन, ये रिंग के रिएक्शन. तो यहाँ पे तो F तक रिएक्शन जा रहा है. 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक दर्शन करवा दूँ इसके. फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर OH ग्रुप के रिएक्शन हम पढ़ेंगे. मतलब कि यहाँ पे
रिएक्शन विथ बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वीक बेस होंगे, जैसे NaOH है, Na2CO3 है, NaHCO3 है, उसके साथ रिएक्शंस करेंगे। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर, मतलब कि ये फॉर्मेशन है ना, तो अल्टीमेटली आपको ये प्रोडक्ट समझनी है, मतलब कि अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट सॉल्ट आएगा। फॉर्मेशन जो भी होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होती है, जैसे फिनाइल एस्टर है तो फिनॉल में से ये हम बनाएंगे फिनाइल एस्टर, राइट। फिर है एराइल ईथर का ये पार्ट होता है जिसके अंदर एनीसॉल एंड फेनिटॉल, एनीसॉल का मतलब क्या OCH3, फेनिटॉल का मतलब क्या OC2H5, तो ये हम इसमें से बनाएंगे फिनॉल टू दिस। एंड लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, सो विद दिस जिंक डस्ट, राइट, ये तो पुराना रिएक्शन है, राइट। सो जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। हम रिएक्शन एक के बाद एक कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे ये बिल्डिंग की पार्ट की बात हो रही है, तो रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग, मतलब रिंग के अंदर कौन कौन से रिएक्शन हो रहा है, तो ये तो आना ही चाहिए। फर्स्ट है ESR। अब ESR का मतलब आप समझिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जिसके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस चार्ज वाला ग्रुप अटैक करेगा, जैसे Br प्लस NO2 प्लस, तो प्लस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। वो बेंजीन का हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसलिए प्लस वाले पार्ट से इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही, इसलिए ESR कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में इसे ESR कहते हैं। ESR ऑफ फिनॉल बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर अटैक करेगा। उसके अंदर हमको दो ही रिएक्शन कंसिडर करना है, ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन। अब ये रिएक्शन जो है नेक्स्ट रिएक्शन B इज़ नॉट इन द पार्ट ऑफ द बोर्ड, पहले था बोर्ड से अब निकल गया है, लेकिन JEE एंड गुस्सेट के अंदर तो आता ही है दोस्तों, तो ये तो हमको कंसिडर करना ही पड़ेगा। फ्राइस रीअरेंजमेंट, इसे हम क्या कहेंगे, फ्राइस रीअरेंजमेंट। C पार्ट है कॉल्बेस रिएक्शन, एक्चुअली कॉल्बेस स्मिथ रिएक्शन कहते हैं, कॉल्बेस स्मिथ। D इज़ अ रीमर टिमान रिएक्शन, लोग राइमर टाइमान भी कहते हैं, रीमर टिमान भी कहते हैं, जो भी है साइंटिस्ट के नाम से है, रीमर टिमान रिएक्शन। E इज़ अ सेम विद जिंक डस्ट, मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट के अंदर लिखे हैं बिकॉज ये बेंजीन रिंग का भी काउंट होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन यहाँ पे OH पार्ट का भी काउंट होता है, तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड लिखे हैं, सेम रिएक्शन है, वैसे भी आप 2 बार 3 बार लिखे याद रह जाएंगे। एंड F पार्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। सो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के अंदर फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, वो बहुत ही ईजी रहता है। एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन तब हो पाता है जब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है, दोनों जब वीक हो जाता है तब थ्रेशोल्ड लेवल नहीं आता। थ्रेशोल्ड लेवल मतलब मिनिमम एंड लेवल टू स्टार्ट दी रिएक्शन, तो यहाँ पे जब दोनों वीक होते हैं तब नहीं आता, राइट। सो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन के अंदर मैंने यस टिक किया है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यस रिएक्शन विल डन। सेकेंड में एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो भी रिएक्शन तो होगा। एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो भी रिएक्शन होगा, लेकिन जब दोनों वीक है ना तब रिएक्शन नहीं हो पाता। सो आइए चलते हैं सीधा रिएक्शन के ऊपर। अब आप थोड़ा समझ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, अगर याद रहता है तो याद रखते हैं, तो मैं आपके सामने ही रखता हूँ कॉन्सेप्ट तो, लेकिन उसके अंदर फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, सो पहले हम कंसिडर करेंगे फिनॉल प्लस NaOH। तो फिनॉल जो है बेस के अंदर सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सो फिनॉल इज़ वीक एसिड। आप कहेंगे सर लास्ट लेक्चर के अंदर आपने बताया फिनॉल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन वो तो अल्कोहल की कंपैरिजन में। अगर हम मिनरल एसिड्स के बारे में बात करें, जैसे HCl है, H2SO4 है, सो उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी वीक है। सो वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन होगा, यस रिएक्शन विल डन, 100% रिएक्शन होगा। एंड फिनॉल जो है वो NaOH के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो अगर सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो रहा है, H2O बाहर निकल रहे हैं, सीधा सा रिएक्शन है। ये जो पार्ट है इसके अंदर ONa, यहाँ से H+ निकालेंगे,
एंड या फिर आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ से H प्लस, बिकॉज एसिड है ना, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, तो ये जो H है वो Na से सिर्फ डिस्प्लेस हो जाएगा, सो इट इज़ कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो अल्टीमेटली फिनॉल इज अ सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो फिनॉल कैसा रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। फिनॉल अगर आपको प्रैक्टिकल के अंदर देते हैं तो स्मेल से पता चल ही जाता है, बिकॉज फिनॉल की बहुत स्पेसिफिक ओडर होती है। फिनॉल दिया है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या, COOH। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं NaHCO3 से तब रिएक्शन हो जाता है, लेकिन जब फिनॉल हम कंसिडर कर रहे हैं, इट इज़ अ वीक एसिड, NaHCO3 इज़ वीक बेस। सो मैंने आपको पहले भी समझा कि जब दोनों वीक हो जाते हैं भैया, जब दोनों वीक हो जाते हैं तब रिएक्शन नहीं हो पाते, तो ये इनसॉल्युबल रहेगा NaHCO3 के सॉल्यूशन के अंदर या फिर पाउडर के अंदर, नो रिएक्शन होगा ही नहीं। वैसे ही यहाँ पे दूसरा वीक बेस बताया है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, इससे सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा एंड ये इनसॉल्युबल रहेंगे, बराबर, ये मिसिबल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। जबकि हम अगर बात करते हैं COOH ग्रुप की, तो COOH के साथ तो NaHCO3 Na2CO3 ये CO2 के बबल्स देते हैं, बबल्स को कहते हैं एफोवेसेंस। सो यू विल गेट एफोवेसेंस ऑफ CO2 व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, COOH जब NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है तब एफोवेसेंस मिलते हैं CO2 के। जैसे हम सोडा को पानी में डालते हैं ना, जैसे इनो सॉल्ट है तो इनो को पानी में डालते हैं, कैसे बबल्स आते हैं, उसे हम एफोवेसेंस कहते हैं CO2 के। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शंस नहीं मिल रहा है बिकॉज ये दोनों के दोनों वीक है। सो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है कि हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल को अलग कर सकते हैं। आपको अगर फिनॉल दिया, आपको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, तो फिनॉल प्लस NaHCO3 डालेंगे, फिनॉल प्लस Na2CO3 डालेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी बबल्स या फिर एफोवेसेंस नहीं मिलेंगे। लेकिन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो आपको CO2 के एफोवेसेंस मिल जाएंगे एंड कंपाउंड सॉल्युबल भी हो जाएगा। यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, राइट, देयर इज नो रिएक्शन हियर। सो दोस्तों रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बनता है एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर। सो रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एराइल एस्टर और फिनाइल एस्टर, दो मेथड्स हमको बेसिकली समझने हैं। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड एंड सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग एसिड एनहाइड्राइड। सो फर्स्ट मेथड कंसिडर करते हैं, फिनॉल लिया हमने, OH ग्रुप। आप सोचेंगे सर यहाँ पे क्यों OH किया, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं बेटा, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई भी पोजीशन है OH लिखे तो वो फिनॉल ही होता है। एसिड क्लोराइड RCOCl, वाई इट इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड, बिकॉज यहाँ पे RCOOH सोचो, RCOOH का OH वाला पार्ट Cl से सब्सटीट्यूट किया है, इसलिए इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। अब मेनली ये एसिड थे, अब एसिड क्लोराइड हो गए हैं। सो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन जैसे ही अपने करते हैं ना, तो ये जो O है उसका जो H है ये एंड Cl दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। सो H एंड Cl अगर फाइनली अगर बाहर निकल रहे हैं तो एक्चुअली HCl निकलेगा। अब HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे NaOH डाल देते हैं, तो HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH बनाएंगे फाइनल बाय प्रोडक्ट्स NaCl एंड H2O। आप सोचेंगे सर मेन प्रोडक्ट की तो बात करो, तो हाँ बेटा मुझे बात करनी है, डोंट वरी। H यहाँ से निकलेंगे, Cl यहाँ से निकलेंगे, ये जो CO वाला पार्ट है इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। इस ऑक्सीजन को तो एज इट इज़ रखना है, ऑक्सीजन को, फिनॉल के ऑक्सीजन को हमें बिल्कुल ही तोड़ना नहीं है, और ये टूटता भी नहीं है बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है यहाँ पे। सो O
यहाँ पे मैंने लिखा, एंड जो COR वाला पार्ट था वो C के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट हो गए, एंड COR हमने लिख दिया, इट इज़ कॉल्ड फिनाइल एस्टर, ये बन गया फिनाइल एस्टर। चलिए रिएक्शंस देख लेते हैं, आसानी रहेगी समझने में। तो आप सोचेंगे सर अब यहाँ पे OH लिखा था, फिर से आपने कल्टी मारी, OH यहाँ पे आ गया, तो बेटा मैंने पहले ही तो कहा OH यहाँ पे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे हम क्या कहेंगे, फिनॉल। नाम अब सबके लिखेंगे, ठीक है, नाम सारे के सारे लिखेंगे, इसे कॉल फिनॉल। फिनॉल प्लस इसका नाम क्या होगा, एसिड क्लोराइड। सो एसिड क्लोराइड के नेम्स जो है वो इस तरह से होते हैं, अल्केनॉइल क्लोराइड। अल्केनॉइल का मतलब क्या है, आल के यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, इसलिए नाम हो जाएगा इथेनॉइल, YL लगेंगे, OYL, इथेनॉइल। एंड फिर आपको क्लोराइड लिख देना है, सो इट इज़ कॉल्ड इथेनॉइल क्लोराइड। ओके, एसिटाइल क्लोराइड भी कहेंगे बिकॉज 2 कार्बन्स हैं, तो एसिटाइल क्लोराइड, बट एसिटाइल क्लोराइड इज़ अ कॉमन नेम, इथेनॉइल क्लोराइड इज़ एक्चुअली इट्स IUPAC। बात क्या करनी है, बात तो यही करनी है, Cl यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, सो HCl निकलेगा, HCl प्लस NaOH आपको NaCl प्लस H2O देंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो R वाला पार्ट है वो है CH3, यू कैन सी R इज़ अ CH3। हमको किस तरह से आंसर लिखना है, COR मतलब COCH3 ग्रुप लिख देना है। बेंजीन रिंग लिखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द बेंजीन रिंग, एंड OCOR, R क्या है, CH3 है, तो फिनाइल एस्टर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एसीटेट हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन हम ज्वाइन कर रहे हैं, फिनाइल एसीटेट नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, फिनाइल एसीटेट। फिर से समझा दूँ, H यहाँ से जाएगा, Cl यहाँ से जाएगा, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, एंड O वाले पार्ट से COCH3 ज्वाइन हो जाएंगे, देन इट इज़ कॉल्ड फिनाइल एसीटेट। दूसरा रिएक्शन है यहाँ पे, फिनॉल प्लस, ये भी COOH से ही बना है, मतलब कि इसे भी हम एसिड क्लोराइड ही कहेंगे। नाम क्या हो जाएगा इसका, जैसे यहाँ पे इथेनॉल लिया ना हमने, जैसे यहाँ पे बेंजोइल नाम लेंगे, बेंजोइल, बेंजोइल BENZOYL, बेंजोइल क्लोराइड, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, बेंजोइल क्लोराइड नाम है इसका भी, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। स्टूडेंट्स यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, और कुछ चारा नहीं है हमारे पास। जैसे आपको अचानक से क्वेश्चन पूछ ले कि बेंजीन के ऊपर OH मतलब कि फिनॉल, तो फिनॉल प्लस बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। आपको आंसर आता है लेकिन आप IUPAC नहीं कर पाते, तो फिर बहुत ही तकलीफ होती है। तो बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है आप याद रखें, रिएक्शन तो सेम ही है, H यहाँ से निकालेंगे, Cl यहाँ से निकालेंगे, तो पहले मैं लिख दूँ NaCl प्लस प्यारा प्यारा पानी H2O, ठीक है। अब रिएक्शन के अंदर आगे बेंजीन रिंग, देखो मैं यहाँ पे O लिखूंगा तो यहाँ पे जगह नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप कोई भी कार्बन के साथ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखे तो भी गलत नहीं होगा। तो O एंड देन आफ्टर CO एंड R ग्रुप इज अ फिनाइल रिंग नाउ, सो हम क्या लिखेंगे, CO एंड फिनाइल रिंग, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड, यहाँ से फिनाइल है राइट, यहाँ से काटेंगे ना तो इसे फिनाइल रिंग कहेंगे, ये वाला पार्ट बेंजोएट हो जाएगा, सो नाम होगा इसका फिनाइल बेंजोएट, इट इज़ अ फिनाइल बेंजोएट। सेकेंड मेथड के ऊपर जाए, सेकेंड मेथड तो काफ़ी इजी है, आपको समझ में भी आए ऐसी है। तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है, एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, तो फिनॉल लेते हैं राइट, एंड RCO2O के साथ रिएक्शन होता है। RCO2O को हम क्या कहते हैं, बेंजीन, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। R ग्रुप बेंजीन भी हो सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमको समझना चाहिए। ये RCO ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स, तो ये देखो मैंने RCO और उसके साथ कनेक्टेड O बताया मैंने, जिसका स्ट्रक्चर है एसिड एनहाइड्राइड का, RCOOCOR। अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ से H निकाल देना है,
और यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट, तो क्या निकला देखो, RCOOH, RCOOH, RCOOH निकल गया। ये RCOOH प्लस NaOH का रिएक्शन करेंगे, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ, चलिए, RCOOH प्लस NaOH, तो बाय प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, तो NaH को रिप्लेस कर देगा, तो RCOONA हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, बिकॉज ये OH ये H, RCOOH प्लस NaOH, RCOONA प्लस H2O। तो देखो मैंने लिखा है बाजू में RCOONA प्लस H2O, तो जैसे अपने ऊपर कर देते ना NaCl प्लस H2O, वैसे यहाँ पे कॉमनली लिखना होगा आपको कि RCOONA प्लस H2O। एंड ये वाला जो पार्ट है O के साथ ये कार्बन कनेक्ट हो जाएगा, COR, ऑक्सीजन के साथ COR कनेक्ट हो जाएगा। सो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फिनाइल एस्टर। ओके, अब बात यहाँ पे फिनॉल की है। रिएक्शन मैंने बताया हुआ है, रिएक्शन लेते हैं फिनॉल प्लस, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन्स है इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर इथेनॉइक एनहाइड्राइड। आप कहेंगे सर डाइथेनोइक नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं बेटा, कैसा होता है कि CH3CO है ना, तो 2 कार्बन्स इथेनॉइक के अंदर आ जाता है, एनहाइड्राइड के अंदर ट्वाइस O पार्ट हो जाता है, तो नाम हो जाता है इथेनॉइक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं इसे। रिएक्शन के अंदर किस तरह से रिएक्शन करेंगे, तो इथेनॉइक एनहाइड्राइड CH3 है, CO है, O है, CO है, CH3 है, तो ये वाला पार्ट पूरा निकाल देंगे ना। NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3COOH होगा, लेकिन NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद उसका रिएक्शन हो जाएगा CH3COONA, CH3COOH, फाइनली रिएक्शन विद NaOH, so CH3COONA प्लस H2O। एंड ये जो COCH3 वाला पार्ट है ना, वो बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, सो OCOCH3, O फिर ये COCH3, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन लिख ले, फिनॉल प्लस, अब इसका नाम क्या होगा, तो फिनाइल रिंग है यहाँ पे, इस तरह से है फिनाइल रिंग। पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल रिंग, COO फिनाइल रिंग, इसे क्या कहते हैं, सो ये जो है वो बेंजोइक है, राइट, बेंजीन रिंग ऊपर COOH मतलब बेंजोइक, तो इसका नाम भी इस तरह से होगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो ये जो बेंजोइक एनहाइड्राइड है उसका जो H पार्ट है, यहाँ से H पार्ट निकलेगा, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। आप ये रफ में करें, ये पोर्शन जो मैंने किया ना वो आपको रफ में करना है, एंड आपको तो फाइनल आंसर ही लिखना है। सो बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ ज्वाइन होके O, फिर CO बेंजीन रिंग, H ये पार्ट के साथ चला गया, तो ऑक्सीजन के साथ ये वाला पार्ट ज्वाइन होगा, CO फिनाइल रिंग, सो CO फिनाइल रिंग, इसका नाम होगा फिनाइल बेंजोएट प्लस ये वाले पार्ट के साथ बेंजीन COOH, तो इसके साथ NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, देन फिनाइल। अब पीएच भी लिख सकते हैं, फिनाइल रिंग ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं ड्रॉ करता हूँ, फिनाइल रिंग COONA प्लस H2O। देख लो एक बार रिएक्शन, दोस्तों रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ एराइल ईथर। एराइल ईथर मीन्स व्हाट, बेंजीन रिंग OR, एराइल ईथर।
So in the case of formation of aryl ether, first of all we have to understand that what is the structure of aryl ether actually. So aryl ether के structure के अंदर एक part जो है वो aryl part है. हम ether group consider कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ROR' और ये जो R' वाला part है वो है phenyl ring. So इसका हमें formation करना है. कैसे करेंगे हम देखते हैं अभी कि पहले हम consider करेंगे फिनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे. अब NaOH के साथ रिएक्शन करने से फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है उसके अंदर आपको सिंपली RI, आपको जो R ग्रुप चाहिए, जैसे मिथाइल ग्रुप चाहिए तो हम CH3I लेंगे, इथाइल ग्रुप चाहिए देन C2H5I लेंगे. आपको जो R ग्रुप चाहिए आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. I एंड Na, I एंड Na, NaI बना देंगे. ठीक है, सोडियम आयोडाइड. एंड उसके बाद यहाँ पे R ग्रुप Na को डिस्प्लेस कर देगा. सो इसका नाम है अराइल ईथर. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अराइल ईथर. अब यहाँ पे दोस्तों कन्वर्जन्स दिए हैं. आपको खास कन्वर्जन्स पूछे जा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है फर्स्ट है फिनॉल टू एनीसॉल एंड फिनॉल टू फेनिटॉल. तो आपको पहले तो एनीसॉल एंड फेनिटॉल के स्ट्रक्चर्स याद रहने चाहिए. अगर आपको याद नहीं है तो आप लेक्चर 1 देखें. लेक्चर 1 के अंदर एनीसॉल एंड फेनिटॉल दोनों के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको लिख के दिए हैं. अब फिनॉल टू एनीसॉल आपको करना है तो एनीसॉल के स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि एनीसॉल का फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा. एनीसॉल के स्ट्रक्चर के लिए आपको कंसिडर करना है पहले तो फिनाइल रिंग एंड देन आफ्टर ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर या फिर फिनाइल रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप आएंगे. ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं OCH3 ग्रुप बाजू में लिख देते हैं या फिर यहीं पे कहीं पे. तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों. ऑक्सीजन एंड ये जो कार्बन है बेंजीन रिंग का एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए. कहीं पे भी बॉन्डिंग आपको नहीं शो करनी है. सो इसे हम कहेंगे मिथॉक्सीबेंजीन एंड मिथॉक्सीबेंजीन इज कॉल्ड एनीसॉल. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर. अब फिनॉल से बनाना है. हम फिनॉल से कैसे बनाएंगे तो आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर देख लीजिए. OH है, हम करेंगे OH. फर्स्ट ऑफ ऑल ONA यहाँ पे लाना पड़ेगा. उसके बाद हमें R ग्रुप जो लेना है ना वो R ग्रुप ये CH3 वाला ग्रुप है तो हम क्या लेंगे RI की जगह पे हम ले लेंगे CH3I. लेकिन पहली प्रोसीजर हमको तो करनी होगी. सो फर्स्ट प्रोसीजर मैं लिख के आपको समझाता हूँ. तो फर्स्ट प्रोसीजर के लिए आपको क्या करना है, पहले फिनॉल ड्रॉ करना है. ठीक है, एंड OH. फिनॉल के अंदर भी ऐसा ही ऑक्सीजन एग्जैक्टली बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए. सो इसे हम कहेंगे फिनॉल एंड देन आफ्टर इट इज़ रिएक्टेड विद द NaOH के साथ उसका रिएक्शन करेंगे. सो जैसे आगे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही यहाँ पे ये जो OH वाला पार्ट है, H वाला पार्ट है, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा एंड क्या आ जाएगा बेंजीन रिंग एंड ONA. इसको हम प्यार से कहेंगे, प्यार से बोलो सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, ऐसे प्यार से कहना है सोडियम फिनॉक्साइड. एंड सोडियम फिनॉक्साइड का अब रिएक्शन कैसे करवाएंगे. अब आपको आइडिया भी आ जाएगा कि I के फॉर्म में Na को निकालना है तो हम यहाँ पे I ले लेंगे माइनस NaI होगा, मतलब कि NaI निकल जाएगा तो Na की जगह पे क्या आ जाएगा CH3 ग्रुप. तो आपको क्या करना है CH3 ग्रुप को यहाँ पे लिख देना है बस. इट इज़ CH3I. मिथाइल आयोडाइड या फिर आयोडोमिथेन के साथ इसका रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या मिला एनीसॉल. वैसे ही यहाँ पे मैं फेनिटॉल बनाता हूँ. पहले फेनिटॉल का स्ट्रक्चर. सो फेनिटॉल के स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे पहले तो यहाँ पे फेनिटॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे OC2H5. इट इज़ इथॉक्सीबेंजीन OC2H5. इसे हम कहेंगे फेनिटॉल. ओके, फेनिटॉल कहेंगे इसे. अब जैसे ऊपर वाला हमने पूरा कन्वर्जन लिखा वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे. पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे फिनॉल से पहले हम OH लिखेंगे एंड उसके बाद फिनॉल से NaOH की ट्रीटमेंट लेंगे -H2O. नाम बहुत ज़रूरी है.
आप कहेंगे सर ऊपर तो लिखा, हमको पता चल गया फिनॉल। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा ना करो। कंप्लीट नॉमेनक्लेचर के साथ आप कन्वर्जन लिखे। सो यहाँ पे ONA आ जाएंगे। इट इज़, प्यार से बोलो, सोडियम फिनॉक्साइड। एंड सोडियम फिनॉक्साइड का आप किसके साथ रिएक्शन करें? तो दोस्तों कैसे रिएक्शन करेंगे? जैसे यहाँ पे CH3I के साथ रिएक्शन करना था, CH3 ग्रुप बैठ गया, वैसे ये ग्रुप बैठ जाएगा। अब ऐसे हम C2H5I लिख देंगे, है ना। सो माइनस NaI। सो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एराइल ईथर खत्म होता है। And thus this A, B and C reactions are done. Now we are just moving to the formation of benzene. It's a very easy reaction actually when phenol reacts with the zinc powder in the presence of heating। मतलब कि आप हीटिंग करेंगे इसका जिंक पाउडर के साथ, तो ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर OH वाला पार्ट है उसके अंदर से ये जो ऑक्सीजन है ना, उसका बॉन्डिंग Zn के साथ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ZnO बन जाएगा यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड। एंड H पार्ट जो है वो बेंजीन के साथ चला जाएगा, मतलब कि फिनाइल रिंग एंड H इज कॉल्ड बेंजीन। सो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन खत्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन तो काफ़ी छोटा रिएक्शन था, बहुत ही छोटू कहते हैं इसे। ऐसे रिएक्शन को मैं तो छोटू कहता हूँ, तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं, इजी रिएक्शंस होते हैं। अब हम जाते हैं रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग, मतलब कि बेंजीन रिंग का पार्ट, मतलब बिल्डिंग वाला पार्ट। सो इस केस के अंदर हमें ये सारे रिएक्शंस कंसिडर करने हैं। पहले हम कंसिडर करते हैं ESR ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पहले कंसिडर करेंगे ब्रोमिनेशन, एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी nitration. So in the case of the reactions due to aromatic ring, ESR of phenol है, electrophilic substitution reaction है। दोस्तों बेंजीन रिंग जब भी हम कंसिडर करते हैं तो उसके ऊपर ये जो Br माइनस लिखे हैं ना मैंने, माइनस वाले इनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, एंड प्लस वाला जो भी है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज़ पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये जो हम सर्कल करते हैं वो क्लाउड है। ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देता है, इसलिए माइनस वाले जो भी है वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बचते हैं प्लस वाले, जिनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट करते हैं। अब कौन कौन सी पोजीशन सब्सटीट्यूट करते हैं? तो यहाँ पे OH ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे OP डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो एज OH इज OP डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। सो अपने अगर रेजोनेंस चेक करते हैं फिनॉल के, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे, इट मीन्स दैट ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, ये सारी पोजीशंस के ऊपर वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। किसकी वजह से? OH की वजह से। अब 3Br2 यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो जैसे ही 3Br2 अटैक करेंगे, 3Br2 के अंदर से टोटल मिला के 6 ब्रोमीन्स निकलेंगे, और ये 6 आउट ऑफ 6 ब्रोमीन्स जो होते हैं ना, उसके अंदर से यहाँ पे डिवीजन किया है मैंने, यहाँ पे Br प्लस Br माइनस, Br प्लस Br माइनस, Br प्लस Br माइनस। सो प्लस वाले को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। माइनस वाले को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स। सो अटैक कहाँ कहाँ होगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिनॉल के पैरा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये जो 3 H निकलेंगे वो H प्लस के फॉर्म में निकलेंगे। ये 3H प्लस एंड 3Br माइनस, HBr, 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 क्योंकि माइनस वाले अटैक नहीं करेंगे तो ये प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करके फिर निकल जाएंगे 3HBr के फॉर्म में। बाकी बचे जो प्लस वाले हैं ना,
तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब कि ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों की तीनों पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगी, बी आर लग जाएंगे। सो इसे हम क्या कहेंगे, 2 नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, क्योंकि 3 बी आर ग्रुप्स हैं इसलिए 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एंड इट इज़ फिनॉल। सो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। अब ESR के अंदर स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस किया है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं इसको IMP मार्क करता हूँ, ठीक है। ऐसे रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि ये जो फिनॉल है यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में कार्बन डाइसल्फाइड भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ करेंगे ये दोनों ऑर्थो पोजिशंस को ब्लॉक कर देगा। सो अल्टीमेटली एक सिर्फ और एक पैरा के ऊपर H बाकी रहेगा। सो ये जो H है वो Br माइनस के साथ रिएक्शन करके HBr के फॉर्म में निकल जाएगा। अल्टीमेटली यू विल गेट ओनली वन आंसर, दैट इज़ अ पैरा ब्रोमोफिनॉल। IUPAC से करे तो 4 ब्रोमोफिनॉल। समझा, यहाँ से दोनों पोजीशन उसने ब्रेक कर दी, यहाँ पे ब्लॉक कर दी। दोनों की दोनों पोजीशन जो ब्लॉक हो गई, उसके बाद ओनली पैरा पोजीशन इज लेफ्ट। मेटा के ऊपर अटैक नहीं करेगा। मेटा के ऊपर अटैक क्यों नहीं करेगा? बिकॉज OH ग्रुप जो है वो OP डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। मेटा पोजीशन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है। सो Br प्लस जो होगा वो या तो यहाँ पे अटैक करेगा और या तो ऑर्थो के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन ऑर्थो पोजीशंस तो ब्लॉक है CS2 की वजह से। सो अल्टीमेटली यू विल गेट ओनली वन आंसर, दैट इज़ अ 4 ब्रोमोफिनॉल। दूसरा हम ESR कंसिडर करते हैं, दैट इज़ अ नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन, इसके अंदर फिनॉल के ऊपर डाइल्यूट HNO3 की इफेक्ट है। जैसे ही आप डाइल्यूट HNO3 डालते हैं NO2 प्लस आयन जनरेट होते हैं। एज फिनॉल इज OP डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस के ऊपर अटैक हो जाएंगे। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऐसे दो मिक्सचर मिलेंगे। इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो जैसे हमने ब्रोमिनेशन के अंदर कंसिडर किया ना 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, वैसे ही यहाँ पे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेंगे, जिसे हम कहेंगे पिक्रिक एसिड। इसके अंदर एक भी एसिडिक ग्रुप नहीं है, फिर भी इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, बिकॉज NO2 ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। सो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है NO2 की, तो ये जो OH वाला पार्ट है वहाँ से H प्लस निकल सकता है। अगर H प्लस निकल सकता है तो उसे हम एसिड कहेंगे, इसलिए इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। In the case of the nitration of phenol, there is very much important question. How do we separate the mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol? So by the simplest nitration, by addition of the diluted HNO3 into phenol, we will get two isomers. It is actually mixture of isomers. The first, there is a orthonitrophenol, and second is a paranitrophenol. But in the flask, in the beaker, it is actually a mixture. So how do we separate them? How can we separate them? So it is very simple question. Simple explanation is also given here. That first of all, we have to consider the hydrogen bonding in between them. If we consider the para isomer, so OH and OH, that is intermolecular hydrogen bonding. If we consider intermolecular hydrogen bonding, we have to consider the association of molecules. मतलब कि यहाँ पे एक OH ग्रुप बाजू वाले कंपाउंड के O के साथ H कनेक्टेड होगा, वैसे ही आगे कनेक्शन है, इसलिए आगे डॉटेड लाइन बताई है मैंने। सो यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, सेपरेट मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम ऑर्थो आइसोमर्स के बारे में कंसिडर करें, ऑर्थो आइसोमर के अंदर NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन, इट इज़ अटैच्ड
टू दी OH ग्रुप्स H हाइड्रोजन, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है. इफ इट इज़ प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल विल रिमेन सेपरेट. अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकेगा, इसलिए सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहेंगे. एंड इफ द मॉलिक्यूल्स आर रिमेनिंग सेपरेट then we can break them easily and their boiling point is low as compared to this, because यहाँ पे separate molecules नहीं है, यहाँ पे separate molecules हैं. तो molecules यहाँ पे एक दूसरे के साथ bonding बनाए हुए हैं, ये अंदर अंदर ही एक दूसरे के साथ bonding बनाए हैं. so ultimately इसका जो boiling point होगा वो higher होगा. so ये बात हो गई steam distillation की या फिर simple distillation की. तो इस तरह से हम डिस्टिलेशन करेंगे तो ऐसे केस के अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो पहले ये आइसोमर बाहर आ जाएगा, राइट. हम डिस्टिलेशन करेंगे तो पहले ये आइसोमर लिक्विड फॉर्म में बाहर गिरेगा, उसके बाद ये आइसोमर बाहर गिरेगा. सो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं. ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ अ स्टीम वॉलेटाइल. स्टीम वॉलेटाइल मीन्स व्हाट, इट इज़ हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट. तो ये अपनी जो वेपर है वो जल्दी बना देंगे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज़ अ लेस वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब क्या है, गैस के फॉर्म में जल्दी ना बन सके. लेस वॉलेटाइल मीन्स जल्दी ना बन सके. वॉलेटाइल, स्टीम वॉलेटाइल का मतलब है ये है कि ये जल्दी अपना स्टेट चेंज कर देगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जिसकी वेपर जल्दी बनेगी वो स्टीम डिस्टिलेशन से पहले बाहर आ जाएगा. सो लेस वॉलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हियर इट इज़ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कॉजेज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहेंगे एंड इट विल रिमेन सेपरेटेड. सो यहाँ पे नाइट्रेशन कंप्लीट होता है. अब हम जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज बी पार्ट, फ्राइस रीअरेंजमेंट. इन फ्राइस रीअरेंजमेंट फिनॉल इज रिएक्टेड विद द एसिड क्लोराइड. So first of all Cl and H is removed, but in presence of NaOH they will be converted into NaCl plus H2O. जैसा हमने एराइल एस्टर या फिर फिनाइल एस्टर रिएक्शन के अंदर देखा, वैसे ही सेम रिएक्शन है OCOR, वहाँ पे भी OCOR बनता था. अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट है. रीअरेंजमेंट का मतलब क्या दोस्तों, रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशंस बदलेंगे. एलिमिनेशन के अंदर चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एडिशन के अंदर ऐड हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्प्लेस हो जाते हैं, एंड रीअरेंजमेंट के अंदर ही रहेंगे लेकिन अपनी पोजीशंस चेंज कर देंगे. जैसे कि ये जो OCOR है ना वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ जाएगा. तो COR ओनली शिफ्टिंग ऑफ COR you have to consider. So H group will be shifted on its main position, so OH and COR. Likewise it is also shifted to the para position. So पैरा पोजीशन के ऊपर अगर शिफ्ट करते हैं तो ये जो H है वो ऊपर लिखेंगे, दोनों में से एक ही लिखेंगे, ठीक है. मतलब कि यहाँ पे आइसोमर, मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स है. सो यहाँ पे भी शिफ्ट होगा और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऐसे नहीं होगा. सो मिक्सचर मिलेंगे, थोड़ा पोर्शन ये होगा, थोड़ा पोर्शन ये होगा. तो इसका नॉमेनक्लेचर खास इंपॉर्टेंट है. नॉमेनक्लेचर आपको खास याद रखना है. नॉमेनक्लेचर के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमको समझ में आए. ये है फिनॉल एसिटाइल क्लोराइड या फिर इथेनॉइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन किया हमने. H and Cl यहाँ पे निकल गए, समझे आप. जैसे ऊपर निकल देते ना, यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl निकालो, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCl प्लस NaOH माइनस क्या होगा, NaCl एंड H2O.
तो यहाँ पे भी इस तरह से लिखा ही है मैंने NaCl एंड H2O। H पार्ट जो है, H पार्ट वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया एंड Cl एंड H निकल गए, COCH3 यहाँ पे आंसर में आ गया, COCH3। फिनाइल एसीटेट कहेंगे इसे, फिनाइल एसीटेट। ओके, एंड देन आफ्टर रिएक्शन विद द एनहाइड्रस AlCl3, जब तक एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सो एनहाइड्रस AlCl3 का जैसे हम अपने ट्रीटमेंट लेते हैं तो COCH3 ग्रुप है वो H पोर्शन के ऊपर चले जाते हैं। सो COCH3 यहाँ पे आ गए एंड सेकेंड प्रोडक्ट हमको ऐसे मिलेगी कि COCH3 यहाँ पे आ जाएंगे, देन COCH3। इसका IUPAC कर लेते हैं। IUPAC के अंदर फंक्शनल ग्रुप को मेन फोकस करेंगे। जब भी कंपेयर होता है कार्बन की चेन एंड जब भी कंपेयर होते हैं फंक्शनल ग्रुप, देन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग भले ही शॉर्ट चेन है तो हम उसे ही प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग करेंगे 1 and 2। सो ये हो गया कीटोन। अब 1 नंबर के ऊपर क्या है, कार्बन के 1 नंबर के ऊपर हम ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज़ 1 2 राइट, इट इज़ 1 2 OH ग्रुप है। विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, तो कीटोन इज़ मोर रिएक्टिव देन OH ग्रुप। सो इसलिए OH ग्रुप का हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। सो 1 2 सो इट इज़ 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोक्सी। फिर इस पूरी रिंग को हम कहेंगे फिनाइल। क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। एंड डायरेक्टली कंटिन्यू में लिखता हूँ इथेन। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग है, सो 1 ऑन। अगर डैश करके लिखते तो -1 इथेनॉन इस तरह से लिखते, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है, तो हम इस तरह से जाएं बेटर है। यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4। सो 1 2 इट इज़ 1। ये 1 क्यों मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज ये 1 नंबर की पोजीशन से अटैच्ड है। ये जो फिनाइल रिंग है वो 1 नंबर की पोजीशन से अटैच है। देन 1, फिर 1 2 3 4। सो हम ब्रैकेट कर देंगे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ब्रैकेट ओवर। देखिए दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना करें। ऐसे कि इसके अंदर अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं आपके मार्क्स कट जाते हैं। सो 1 2 3 4। ये जो 1 नंबर है ना वो यहाँ पे ज्वाइन है, इसलिए 1 इसको दे रहा हूँ, 1 2। तो 1 से ज्वाइन है इसलिए आगे 1 लिखा है मैंने। सो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। एंड देन आफ्टर हमको क्या करना है इसका, तो 1 and 2। सो ये भी इथेन। 1 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड O है, मतलब कि CO जो है ना वो फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए 1 ऑन। चलो अब आप क्या करें, आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे एंड वीडियो को स्टॉप करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपका आंसर अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। सो फिनाइल रिंग एंड देन आफ्टर हम लिखेंगे यहाँ पे O, फिर क्या लिखना है, CO C2H5, बराबर ना। सो इट इज़ फिनाइल प्रोपियोनेट या फिर इथाइल बेंजोएट भी कह सकते हैं इसे। इथाइल, ये पार्ट इथाइल है, इट इज़ अ टोटली बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीटमेंट देंगे अपने। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, सो फिनाइल रिंग, दूसरी भी फिनाइल रिंग। ओके, एंड ये जो H पार्ट है, नीचे वाला जो H पार्ट है, ज़रूरी नहीं है कि हम लिखें यहाँ पे, हम अगर समझ गए हैं तो लिखना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये जो OH है एज इट इज़ हो जाएगा और यहाँ पे CO CH2CH3 लिखता हूँ मैं, ठीक है। C2H5 को हम CH2CH3 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे OH एंड CO CH2CH3।
ओके, चलो इसका नाम करते हैं। नाम में यहाँ पे 1 2 3, सो 1 से अटैच्ड है, तो वैसे ही 1 डैश 2 डैश, इट इज़ अ 2 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, 1 2 एंड 3, इट इज़ अ प्रोपेन 1 ऑन। वैसे यहाँ पे भी सेम होगा ना, 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, फिर 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑन। डिफरेंस तो यही है, ये सेकंड नंबर की पोजीशन है इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी है, 1 नंबर तो इसका लगता है 1 2 3, सो ये 1 से कनेक्टेड है इसलिए आगे 1 लिखा है मैंने। देख लो एक बार। काफ़ी लंबे थे nomenclatures of the products of the Fries rearrangement. Now we are just moving to the C part, that is Kolbe's reaction. Kolbe-Schmidt reaction भी कहते हैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फोकस करिएगा। So Kolbe's reaction is also known as a Kolbe-Schmidt reaction. इस केस के अंदर फिनॉल कंसिडर करना है हमको, एंड फिनॉल रिएक्शन विद द NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन है, देन OH एंड H माइनस H2 होंगे, H को डिस्प्लेस करेंगे हम Na से, सो इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है उसका हम CO2 के साथ ट्रीटमेंट देंगे इन एसिडिक मीडियम। तो आपको क्या करना है, ये जो Na है उसके अंदर यहाँ पे H हो जाएंगे, एंड CO2 जो है उसके साथ यहाँ पे COH ग्रुप हो जाएगा। So ultimately 2 hydroxy benzoic acid, 1 2, it is a 2 hydroxy and benzoic acid, it is also known as a salicylic acid बन जाएगा यहाँ पे। ये जो salicylic acid है वो पेन किलर के फॉर्म में काम आता है। फिर से रिएक्शन समझ लेते हैं, फिनॉल NaOH ONA एंड देन आफ्टर CO2 and H+। आप ऐसा समझे कि COO and H यहाँ पे लगा दिया अपने, और एसिडिक मीडियम है तो Na को हमने H+ से फिर से डिस्प्लेस कर दिया, सो H यहाँ पे आ गया, सो OH एंड COOH, सो इसे हम कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। So the end product of the Kolbe's reaction or Kolbe-Schmidt reaction is called salicylic acid। हमने देखा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, एंड सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब हम जाते हैं डी रिमर-टिमान रिएक्शन के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिमर-टिमान, राइमर-टाइमान। तो दोस्तों रिमर-टिमान रिएक्शन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल से। तो फिनॉल यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप एक्सप्लेनेशन बराबर ध्यान से समझिए। उसके बाद जो आपको रट्टा लगाना है, जो आपको तैयार करना है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे OH एंड H, तो किस तरह से रिएक्शन होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फॉलोड बाय क्लोरोकार्बिन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे मैकेनिज्म मैं पूरी नहीं समझाऊंगा आपको, वैसे आपको इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आपको MCQ में या फिर JEE के अंदर पूछ सकते हैं तो आपको याद रखना है, इट इज़ फॉलोड बाय क्लोरोकार्बिन मैकेनिज्म। क्लोरोकार्बिन का स्ट्रक्चर है CO, यहाँ पे डबल डॉट्स हैं, वो कार्बिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड Cl2 ग्रुप है। किससे जनरेट होते हैं, CHCl3 से। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि सिंपलेस्ट रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट कर पाए अपने, तो एक्वियस NaOH लिया है, क्लोरोफॉर्म लिया है, राइट। सो क्लोरोफॉर्म लेंगे, एक्वियस NaOH लेंगे, तो ये जो H पार्ट है एंड ये Cl पार्ट है ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली H एंड Cl
विथ NaOH NaCl एंड H2O के फॉर्म में चले जाएंगे। अब बाकी जो बचा पोर्शन इतना CHClCl उसको आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। साथ ही साथ में यहाँ पे Na+ एंड ये वाला जो H है वो भी डिस्प्लेस करना है, बिकॉज अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाता। रिएक्शन यहीं पे होगा तो फिर आगे प्रोडक्ट हम किस तरह से ले पाएंगे। सो ये जो H पोर्शन है उसको आप पहले NaOH से Na में डिस्प्लेस कर ले। सो O- Na+ एंड ये H को डिस्प्लेस करके ये Cl निकल गया एंड कार्बन एंड Cl एंड H यहाँ पे ज्वाइन हो गया। इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट के अंदर हम 2 मोल्स NaOH डालते हैं। जैसे ही अपन 2 मोल्स NaOH डालते हैं Cl पार्ट जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कि 2 NaCl निकल जाएंगे। OH एंड OH इट इज़ कॉल्ड जेमिनल डायल। ऑब्वियसली 2 पार्ट्स से, एक था विसिनल जो बाजू बाजू में अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप OH अलग अलग कार्बन के ऊपर, बाजू बाजू वाले कार्बन के ऊपर है तो उसे हम विसिनल कहते हैं। यहाँ पे एक ही सेम कार्बन के ऊपर है इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, जेमिनल। और 2 OH ग्रुप है इसलिए नाम है डायोल। 2 OH ग्रुप्स हैं इसलिए नाम क्या है, डायोल। सो जब भी हम कंसिडर करते हैं डायोल तो डायोल्स आर नॉट स्टेबल एंड एज द डायोल्स आर नॉट स्टेबल यहाँ पे ये पूरा जो पोर्शन है निकल जाएगा। जस्ट हम हीटिंग करेंगे एंड -H2O हो जाएगा। सो जैसे ही H2O माइनस हो जाएगा ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पे चला जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं C+O। अब बाकी क्या बचा, HCl की ट्रीटमेंट बची। HCl जैसे ही डालेंगे ये H ये Na को डिस्प्लेस करके -NaCl के फॉर्म में निकल जाएंगे। सो -NaCl हो गया। इसे हम कहेंगे सैलिसिलाल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, सैलिसिलाल्डिहाइड। नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे IUPAC। सो इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन अगर OH ना होता तो बेंजीन रिंग एंड CHO इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड, राइट। बेंजीन रिंग एंड CHO इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है इसलिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसिडर करना है तो कैसे करें, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक की लिखी हुई लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको रट्टा लगाना होगा। डायरेक्टली आप फिनॉल से स्टार्ट करेंगे CHCl3 प्लस एक्वियस NaOH। सो ONa O-Na प्लस एंड CHCl3 से CClCl एंड H यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके। एंड देन आफ्टर एडिशन ऑफ द NaOH यहाँ पे CHO ग्रुप हो जाएगा एंड लास्ट में एसिड की ट्रीटमेंट देंगे एंड यहाँ पे OH हो जाएंगे। सो ये दोस्तों याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने पहली जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाली बात याद रखी तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्टेप ऐड किया है, टेक्स्ट बुक के अंदर ये स्टेप यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है। एंड बाकी सारी जो चीज़ें मैंने समझाई अगर इस तरह से भी आप लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं दे सकता। अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाला याद रहेगा तो भी सही है, ये याद रह जाए तो बेस्ट है, बिकॉज ये तो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है, आपका गलत हो ही नहीं सकता। फिर से फिनॉल CHCl3 एक्वियस NaOH एंड ONa CClCl एंड H इंटरमीडिएट। NaOH की ट्रीटमेंट देंगे तो ClCl OH से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएंगे, अल्टीमेटली बेंजाल्डिहाइड एंड फाइनली 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड सैलिसिलाल्डिहाइड फॉर्म हुआ। सो अब यहाँ पे आता है रिएक्शन विद द जिंक डस्ट। ये जो रिएक्शन है ये सेम रिएक्शन है जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। इट इज़ अ D फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन विद द जिंक डस्ट, मतलब कि आंसर आपका बेंजीन ही आने वाला है। फिर से एक बार देख लेते हैं। When phenol reacts with the zinc dust it forms benzene because यहाँ पे ये जो जिंक है वो ऑक्सीजन वो एब्सॉर्ब कर लेगा एंड जिंक ऑक्साइड बन जाएंगे एंड बेंजीन विल बी फॉर्म्ड।
तो छोटू रिएक्शन कंप्लीट हुआ अपना है ना। एंड लास्ट पोर्शन के ऊपर पहुंचे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। So in the case of the oxidation of phenol, we are just considering that when phenol is reacting with the strong oxidizing agent Na2Cr2O7 by H2SO4, it is called sodium dichromate and sulfuric acid. After oxidation, it will be converted into this conjugated double bond type system. Conjugated double bond, it means that यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो इसे कहेंगे conjugated double bond. एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसका हम IUPAC से नेम करते हैं 1 2 3 4 5 6 6 इट मीन्स दैट इट इज़ हेक्सा, राइट। तो साइकिल हमें है इसलिए नाम करेंगे साइक्लोहेक्सा। हेक्सा क्यों लगा, बिकॉज साइक्लोहेक्स लगाते थे लेकिन मोर देन वन डबल बॉन्ड है। सो व्हेन देयर इज मोर देन वन डबल बॉन्ड तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सा होगा। एंड 1 2, सो सेकेंड नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड है, 3 4 5 5 के ऊपर डबल बॉन्ड है। एंड दो डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए हम लिखेंगे डाइन, DIENE, ई रखेंगे बिकॉज 1 and 4 के ऊपर डायऑन है। डायऑन का मतलब जब कीटोन दो होते हैं तो उसे डायऑन कहते हैं। और यहाँ पे डी आया इसलिए आगे वाला ई एज इट इज़ रखेगा, बिकॉज यहाँ पे जो डी है दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ई हमको रखना है। सो अल्टीमेटली व्हेन phenol is reacted with the sodium dichromate like a strong oxidizing agent by H2SO4, so यहाँ पे cyclohexa 2,5-diene-1,4-dione will be obtained. It is also known as a 1,4 benzoquinone, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, इसे हम कीटोन कहते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया है यहाँ पे 1,4 benzoquinone. It is the conjugated diketone. Conjugated diketone का मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड एक दूसरे के एक छोड़ के एक हैं, समझा। मतलब कि एक के अंदर यहाँ पे नहीं रखेंगे, एक रखेंगे, एक नहीं रखेंगे, एक है। तो फाइनली इट इज़ कॉल्ड conjugated diketone. ये थे सारे रिएक्शंस अबाउट दी फिनॉल। फिनॉल के जो OH वाले पार्ट है वो कंसिडर किए, उसके बाद बेंजीन रिंग वाला पार्ट हमने कंसिडर किया। बहुत सारे रिएक्शंस इस लेक्चर के अंदर मैंने एकोमोडेट किए हैं। आप इस लेक्चर को 4 से 5 बार देखते रहिए जब तक याद ना रह जाए। रिवीजन के लिए बेस्ट है, देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करना, मैं शायद कर रहा हूँ। बाय बाय।